हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की जो घटना चक्र बुक है उसको। और हम बात कर रहे हैं फिज़िक्स की, और हम उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं फ़िज़िक्स को। तो इससे पहले काफ़ी सारे पार्ट्स इसके आ चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी बात की है। तो अगर आपने वीडियोस मिस की हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें नई वीडियोस को देखने के लिए। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 कहता है दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, यानी कम्युनिकेशन के लिए जो दूर संचार होता है उसके लिए कौन सी तरंगों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइक्रोवेव। दूर संचार के लिए जिन वेव्स का हम यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है माइक्रोवेव। क्या कहा जाता है? माइक्रोवेव। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 कहता है टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं। सैटेलाइट जो होते हैं उनको सिग्नल नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऐसा किस कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो 15 क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कहता है टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए कहता है एंटीना छोटे होते हैं। ऑप्शन बी कहता है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं, यानी एब्जॉर्व कर लेती हैं। थर्ड कहता है वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती हैं, यानी कि डाइवर्ट कर देती हैं, जहाँ पर सिग्नल आने चाहिए वहाँ पर नहीं मिल पाते हैं। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। बरसात में रेडियो तरंगे वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो बूंदें जो सिग्नल होते हैं ये मूल दिशा से क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इन किरणों से बरसात में उपग्रह सिग्नल जो होते हैं प्राप्त करने में उनको कठिनाई होती है, और वर्षा के समय रेडियो सिग्नल भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिन्हें छोटे डिश एंटीना ग्रहण या प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये आपको आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 16 कहता है एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास क्या है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है एफएम में उसकी रेंज यानी कि परास कितना होता है। तो आपसे ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको ध्यान रखना है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज एफएम की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। एफएम की फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में एफएम की क्या होती है, रेंज होती है। यह आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आंतों के रोगों के निदान में निम्न कारणों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आंतों के रोगों का निदान करने के लिए कौन सी वेव्स का हम यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर जो एक्स किरण होती है यानी कि एक्स रेज, उसका हम यूज़ करते हैं आंतों के रोगों के निदान में। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर ये कहता है कि एक्स किरण एक प्रकार का एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। एक्स रे जो होता है ये चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा एक्स रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कहते हैं सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं, यानी कि जब सिटी स्कैन होता है तो उसमें कौन सी वेव्स या कौन सी किरणें या कौन सी तरंगें यूज़ होती हैं, आपको ये बताना है। तो सिटी स्कैन में यूज़ होती हैं एक्स किरणें। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। सिटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको कहा जाता है ये एक एक्सरे परीक्षण है। ये भी क्या होता है, एक एक्सरे ही होता है। तो आप उसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सिटी स्कैन भी क्या है, एक एक्सरे है। उसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि होगा प्रकाश यानी कि लाइट। उसकी हम बात करेंगे, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कहता है फर्स्ट है जल, सेकंड है स्पार्क, थर्ड है नाइट्रोजन। इनमें जो ध्वनि की चाल है इसको हमें आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है।
कि इनमें ध्वनि की चाल किसमें कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ध्वनि की चाल सबसे, इन तीनों में सबसे कम होगी नाइट्रोजन में, उसके बाद पानी में, और सबसे ज़्यादा किस में, इस्पात में होगी। सबसे कम किस में होगी, नाइट्रोजन में, उसके उससे ज़्यादा किस में होगी, जल में, और उस सबसे ज़्यादा इस्पात में होगी। इन तीनों में, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कहता है कि ध्वनि की जो गति होती है, ध्वनि की जो चाल होती है, वो भिन्न भिन्न माध्यमों में जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठोसों में जो ध्वनि होती है, सॉरी हम गाइस यहाँ पर बात करें साउंड चैप्टर की, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन सा चैप्टर है, साउंड यानी कि ध्वनि। लाइट की हम बात कर चुके हैं इससे पहले क्वेश्चंस में। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि जो ध्वनि की गति है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, वैक्यूम में। तो आप ध्यान रखेंगे कि ठोस की सबसे ज़्यादा जो ध्वनि होती, ठोसों में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है, और सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। सामान्य ताप और दाब पर वायु में ध्वनि का जो वेग है वो कितना होता है, 331 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जो ध्वनि की वेलोसिटी है यानी कि वेग है वो किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर, यानी कि डेंसिटी पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व ज़्यादा होगा उसकी चाल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो जो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वो किस में होता है, निर्वात में होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ध्वनि का जो वेग होगा वो अधिकतम किस में होगा, निर्वात में। सॉरी, ध्वनि का वेग हमने किस में सबसे ज़्यादा पढ़ा था, ठोस में पढ़ा था, ठीक है, जो सॉलिड होता है। और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि धातु में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा, धातु में, यानी कि ठोस में, जो सॉलिड होते हैं उनमें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो फिर से हम यहाँ पर क्या ऑप्शन देख रहे हैं, इस्पात। तो इस्पात में क्या होगा, सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, लेकिन क्वेश्चन वही है कि ध्वनि तरंगें सबसे तीव्र किस में ट्रेवल करती हैं। तो हमने भी पढ़ा है कि ठोस में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है यदि वी ए, वी डब्ल्यू और वी एस क्रमशः, वी ए क्या है, देखो एयर है, और वी डब्ल्यू से क्या है, वाटर है, और वी एस से क्या है, ये क्या है, स्पात है, यानी कि सॉलिड है, और ये क्या है, ध्वनि की गति दी हुई है। तो इनको हमारे, इसको सही सीक्वेंस में हमें लगाना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। यानी कि सबसे ज़्यादा किस में, जो सबसे ज़्यादा है वो किस में, सॉलिड में, सॉलिड के बाद वाटर में, और वाटर के बाद एयर में। जैसे कि हमने देखा कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, सॉलिड के बाद किस में, वाटर में, यानी कि लिक्विड में, और लिक्विड के बाद किस में, गैसेस में सबसे कम। तो ये सीक्वेंस आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। कहता है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होगी। 20 डिग्री टेम्परेचर पर ध्वनि की गति किस में मैक्सिमम होगी। तो ध्वनि की गति तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, लोहा, यानी कि किस में, लोहे में सबसे ज़्यादा होगी ध्वनि की गति। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है ध्वनि तरंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको गिवन है। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा कि ध्वनि तरंगे ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो साउंड वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगे ठोस में और गैस में, वो दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ध्वनि तरंगे जो होती हैं उनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है, यानी कि निर्वात वैक्यूम में नहीं चलेंगी, क्योंकि इनको कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 8 क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। जो एयर होती है, एयर में साउंड वेव्स कैसी होती हैं। तो जो एयर में ध्वनि तरंग होती है वो होती है अनुदैर्ध्य। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वायु में जो ध्वनि तरंग होती हैं वो कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, क्योंकि उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में
जो ध्वनि की तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि वायु के साथ साथ जो गैस है, वायु में भी और गैस में भी ध्वनि तरंगें कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती हैं, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। तो वायु और गैस दोनों में ध्वनि तरंग कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ध्वनि को किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती निर्वात में यानी कि वैक्यूम में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th कहता है ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। तो अगेन ऑप्शन डी करेक्ट होगा, निर्वात यानी कि वैक्यूम में साउंड वेव्स कांट ट्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11 क्वेश्चन कहता है म्यूज़िक जो कंसर्ट्स होते हैं उनके लिए हॉल की दीवारें उनको वो कैसी होती हैं। म्यूज़िक कॉन्सर्ट जो होते हैं उनके लिए हॉल की दीवारों को किस तरह से होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, यानी कि वो ध्वनि यानी आवाज़ को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेती हैं। ऐसी दीवारें होनी चाहिए जो ध्वनि का अवशोषण करें। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th कहता है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए। अगर हमें स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि को सुनना है तो सुनने वाले और जहाँ से ध्वनि जा रही है उसमें से जो डिस्टेंस होनी चाहिए, कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, 16.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए, कम से कम 16.5 मीटर, यानी कि 16.5 मीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप ध्यान रखेंगे, 16.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 कहता है ध्वनि के स्रोत और परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने किस में देखा था, यहाँ पर हमने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के बीच की दूरी देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्वनि का स्रोत और परावर्ती सतह के बीच की न्यूनतम दूरी आपसे पूछी है। तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, 17 मीटर। ठीक है, ये अप्रॉक्स में आपको दिया हुआ है, जैसे हमने ऊपर कितना देखा 16.5 मीटर, तो अप्रॉक्स आप इसको कितना लिख सकते हो, 17 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन कहता है ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है। ध्वनि का वायु में वेग जो अनुमानतः कितना है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा 3 ऊपर पढ़ा था 331 मीटर पर सेकंड। तो इसमें अप्रॉक्स में जो आंसर है वो यही है, 330 मीटर पर सेकंड के आसपास ध्वनि का वायु में वेग होना चाहिए। कितना, 330 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कहता है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं, इसका क्या कारण है। ये क्वेश्चन भी फिजिक्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चंद्रमा की सरफेस पर दो व्यक्ति अगर एक दूसरे से बात करते हैं वो एक दूसरे को सुन नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर ट्रेवल नहीं होगा, वायु नहीं होगी, तो वायु से तो आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है एक दूसरे की, वो ट्रेवल करके जाती है एक दूसरे के कानों में, तो वो हम नहीं सुन पाते हैं क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 कहता है एक अंतरिक्ष यात्री अपनी सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं पाता। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज चेंज है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी देखेंगे जो करेक्ट होगा, यानी कि ध्वनि प्रचारित करने का वहाँ पर माध्यम ही नहीं है, वहाँ पर वायु ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कहता है इन पर विचार कीजिए और जो सही है वो आपको बताना है। कहता है कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगर कम लंबाई की बांसुरी होगी यानी कि छोटी बांसुरी होगी तो उससे जो लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं वो निकलेंगी। फिर ऑप्शन सेकंड कहता है कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी कि ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन को थोड़ा हम देख लेते हैं।
अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली ध्वनि तरंगें निकलती हैं। ज़्यादा लंबी बांसुरी से जो ज़्यादा वेवलेंथ है उसकी जो साउंड वेव्स हैं वो निकलती हैं, चूँकि किसी तरंग की आवृत्ति उसकी तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि उल्टी होती है। इसलिए कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति नहीं उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वेवलेंथ के ऑपोजिट होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो अगर आवृत्ति ज़्यादा तरंगदैर्ध्य कम और आवृत्ति कम तो तरंगदैर्ध्य ज़्यादा, तो कम लंबाई की बांसुरी तो उच्च आवृत्ति की तरंगें निकलेंगी। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। फिर कहते हैं गैस, प्लाज्मा तथा तरल में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य के रूप में प्रगामी होती हैं, लेकिन ठोस में ये अनुदैर्ध्य भी और अनुप्रस्थ दोनों के रूप में प्रगामी होती हैं। तो ऑप्शन 2 भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पराश्रव्य तरंगों के बारे में कथन दिए हुए हैं, उन पर हमें विचार करना है। ठीक है, कौन से सही है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। पराश्रव्य तरंगे जो हैं ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। ठीक है, थर्ड कहता है इनका यूज़ बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। और फोर्थ कहता है ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो इनमें से कौन सी बातें सही हैं, तो ये चारों बातें सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, कपड़ों से धूल साफ कर सकती है, इनका यूज़ ट्रीटमेंट में भी किया जाता है बहुत सी बीमारियों के, और ये स्वचालित जो दरवाजे होते हैं ऑटोमेटिक उनको भी क्या करती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। चारों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 कहता है पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो जो ध्वनियों के प्रकार होते हैं पराश्रव्य और भी जो टाइप्स होते हैं उनकी आपसे रेंज भी पूछी जाती है कि ये किस से किस रेंज के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। तो जो पराश्रव्य ध्वनियाँ हैं उनकी आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी है कितनी होती है, तो पराश्रव्य की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो पराश्रव्य कितनी हो जाएगी, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, और ये हमें सुनाई नहीं देती है। और जो हमारे कानों को सुनाई देती है उसकी रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वो हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th कहता है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, यानी कि जो वो रेंज वो फ्रीक्वेंसी जिसको हम सुन पाते हैं वो कितनी है। तो अभी हमने बात की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कितना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में मनुष्य की श्रव्यता की लिमिट होती है। तो गाइज ये आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप जैसे कि देख रहे होंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।